Assalamu alaikum everyone. This handout and the video related to it is for the current affairs from May 1 till May 15. तो इसमें हम इंशाल्लाह कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हमारे पाकिस्तान से रिलेटेड हैं या ग्लोबली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, उसमें जो एक मेजर अपॉइंटमेंट हुई है उसमें एडवाइज़र टू PM ऑन फाइनेंस डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख, जो कि पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस रह चुके हैं, उनको दोबारा से टीम में लेकर आया गया है। तो एक ये नई मेजर अपॉइंटमेंट है। इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख ने PhD किया हुआ है फ्रॉम बोस्टन यूनिवर्सिटी से, और ये जैसे पहले मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, और ये वर्ल्ड बैंक में पहले जॉब कर चुके हैं। थोड़ा सा इनका ये बैकग्राउंड है। उसके अलावा जो एक नई मेजर अपॉइंटमेंट हुई है उसमें मिस्टर शब्बर जैदी को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन FBR, जो पाकिस्तान में जो टैक्स कलेक्शन का जो इदारा है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसके लिए उसका चेयरमैन इनको अपॉइंट किया गया। इसी तरह एक मेजर चेंज आई है, स्टेट बैंक का गवर्नर चेंज किया गया और अब जो नए गवर्नर आए उनका नाम है डॉक्टर रजा बाकर। ये नए गवर्नर हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, और इनको 3 सालों के लिए इनको हायर किया गया। और ये भी जो थे वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो इजिप्ट का जो एक चैप्टर है उसके अंदर ये एम्प्लॉयड थे और जॉब कर रहे थे। अच्छा जी, एक मेजर न्यूज़ हुई है वो ये न्यूज़ है कि IMF और पाकिस्तान का स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हुआ है। ऑल्दो ये एग्रीमेंट फाइनल नहीं है, बट एक स्टाफ लेवल पर इसको चीज़ें ऑन पेपर आ गई हैं। अब ये IMF के बोर्ड से अप्रूव होगा और उससे पहले कुछ हुकूमत पाकिस्तान को कुछ स्टेप्स लेने होंगे, तो उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये जो एग्रीमेंट है, ये जो पैसे हैं पाकिस्तान को मिलेंगे $6 बिलियन जो है ना अमाउंट पाकिस्तान को दिया जाएगा, और यह अमाउंट 39 मंथ में दिया जाएगा, एक साथ नहीं दिया जाएगा। अच्छा, इसकी कुछ टर्म्स के ऊपर बात कर लेते हैं। मार्केट मतलब जो इसमें जो डॉक्यूमेंट बना है उसमें जो बात हुई है उसमें क्या है कि मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट होगा। इसकी वजह से डॉलर की जो प्राइसेस हैं वो आपकी थोड़ी सी ऊपर की तरफ जाएंगी, क्योंकि डिमांड सप्लाई का गैप पाकिस्तान में जो है ना स्टेबल नहीं है। डॉलर की डिमांड ज़्यादा रहती है क्योंकि हम इंपोर्ट्स के लिए हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है, तो इससे हमारी डॉलर की प्राइस जो है ना वो ज़्यादा हमें जाती हुई नज़र आएगी। इन्फ्लेशन जो है ना वो ऊपर जाएगी और बहुत सारे लोग जो है पॉवर्टी लाइन से नीचे आएंगे। अच्छा, उसके साथ साथ जो टारगेट्स हैं उसको जो रेवेन्यू टारगेट हैं, टैक्स के टारगेट्स हैं, वो 5.4 ट्रिलियन तक हुकूमत को अगले साल अचीव करने पड़ेंगे, जबकि इस साल अराउंड $4.2 ट्रिलियन पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो अचीव कर लेगा। 4 to 4.2 ट्रिलियन डॉलर, एग्जैक्ट फिगर नहीं है क्योंकि ये एक एक्सपेक्टेशंस हैं, यानी कि जो रेवेन्यू हुकूमत पाकिस्तान इस साल कलेक्ट करेगी उसकी जो अमाउंट है वो 4 to 4.2 ट्रिलियन है, और अगले साल हुकूमत को तकरीबन 20 to 25% ज़्यादा टैक्स जमा करना पड़ेगा, तब जाके ये 5.4 ट्रिलियन तक अमाउंट पहुंचेगा। अच्छा जी, इसमें ये बात भी है एग्रीमेंट में कि लॉस मेकिंग जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है जैसे पाकिस्तान स्टेट मिल है, PIA वगैरह है, इसको प्राइवेटाइज किया जाएगा ताकि हुकूमत के ऊपर जो एक बर्डन आता है वो बर्डन ना रहे। थोड़ा सा ये इसका थोड़ा सा एनालिसिस कि पाकिस्तान को IMF का पैकेज क्यों चाहिए, पाकिस्तान को ये लोन क्यों लेना पड़ रहा है। गो पाकिस्तान लेना नहीं चाह रहा, हुकूमत ने भी कहा था हम नहीं लेंगे, बट अल्टीमेटली उसको जाना पड़ रहा है। हमारा जो लोन है उसको हमें रीपे करना है, उसकी बहुत बड़ी अमाउंट है डॉलर्स में। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जो करंट लोन्स हैं प्लस जो उन पर इंटरेस्ट है और करंट लोन्स हैं उसको रीपे करने के लिए उसको $1 अमाउंट चाहिए, जो के पास इंटरनली अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान इंटरनल रिसोर्सेज से, एक्सपोर्ट से और रेमिटेंस, जो कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी अपने फैमिली मेम्बर्स को रेमिटेंस भेजते हैं, पैसे भेजते हैं, एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंस से जो अमाउंट पाकिस्तान अर्न कर रहा है वो बहुत कम है, और जो पाकिस्तान को पे करने पड़ते हैं डॉलर्स इंपोर्ट की वजह से या और चीज़ों की वजह से, तो वो ज़्यादा है। तो पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर है, पाकिस्तान की हुकूमत के पास डॉलर के रिजर्व्स नहीं है, रिजर्व्स डिप्लीट हो चुके हैं, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो अपने जो है ना और रिजर्व्स को ज़ाया करे, तो इसके लिए उनको डॉलर चाहिए।
जब ये एग्रीमेंट हो जाएगा IMF से, तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक भी इसी कॉन्फिडेंस की वजह से कि IMF ने क्योंकि एग्रीमेंट कर लिया और हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए एग्री कर लिया है, इसलिए अब वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो नेगोशिएशन चल रही है हुकूमत की फॉर मोर लोन्स, वो भी एक्सपेक्टेड है कि प्रोसेस हो जाएगी और हुकूमत को उधर से भी $2-3 बिलियन, $4 बिलियन, उसकी कोई फिगर सामने नहीं है, बट वो एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो भी मिल जाएंगे। पाकिस्तान विल नीड मोर डॉलर्स, इट हैज बिग ट्रेड डेफिसिट अराउंड $20 बिलियन का जो पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट ऑन एंड ऑफ पूरे साल का रह रहा है, उसको पे करने के लिए डॉलर चाहिए। इसके लिए आपको इंटरनली प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो आपको चाहिए। IMF पैकेज विल गिव अ डायरेक्शन to economic policies of Pakistan, investor will be able to invest according to those policies। जब ये IMF का पैकेज आता है तो कुछ चीज़ें तय हो जाती हैं कि डॉलर की प्राइस कहाँ तक जाएगी, आपका जो इंटरेस्ट रेट है जिसपे जो हुकूमत जो है ना वो ऑफर करती है अपने बॉन्ड्स पे या एक मॉनेटरी पॉलिसी के तौर पे, वो इंटरेस्ट रेट एक फिक्स्ड हो जाएगा। तो इन्वेस्टर को पता चल जाएगा कि आगे अगर मुझे कर्जा लेना है तो मुझे किस रेट पे कर्जा मिलेगा, और अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे कितना हुकूमती, अगर जो फिक्स इन्वेस्टमेंट पे मैं जाता हूं तो मुझे उस पर कितना जो है ना वो इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये सारा कुछ एक तरह से IMF के पैकेज के आने के बाद से ये चीज़ें तकरीबन सेटल डाउन हो जाती हैं। तो एक काइंड ऑफ असेसमेंट जो इन्वेस्टर अपनी बना लेता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी प्लानिंग करता है। और अगर ये चीज़ अनश्योर रहती है कि हुकूमत क्या स्टेप्स लेगी, तो जाहिर बात है कि इन्वेस्टर अपने स्टेप्स नहीं ले पाता। तो ये IMF के जो पैकेज है और एग्रीमेंट है और उससे निकलने वाली कुछ सूरत हाल का डिस्कशन था। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, आपको याद रखना है कि जी एमनेस्टी स्कीम ऑफर की गई है। जैसे ही एग्रीमेंट साइन हो उसके फ़ौरन बाद फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे ये एमनेस्टी स्कीम अनाउंस की गई है। और इसके अंदर क्या है जी, ऐसे एमनेस्टी स्कीम जो सेलियन फीचर्स इस एमनेस्टी स्कीम के जो कि इस IMF के पैकेज के बाद अप्रूव हुई है, उसमें क्या है कि हर पाकिस्तानी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, एक्सेप्ट जो लोग पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे हैं और उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, उनके अलावा हर पाकिस्तानी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, इससे फ़ायदा उठा सकता है। इसमें जो एसेट्स हैं, अगर आपके मुल्क के अंदर के एसेट्स हैं एक्सेप्ट फॉर रियल एस्टेट, वो आप 4% टैक्स देकर आप उसको वाइट इन कर सकते हैं। और वो जो एसेट होगा, आपको जो कैश होगा, पहले ऐसी एमनेस्टी स्कीम में ऐसा नहीं होता था, मगर अब आपने मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपए के आपने अपने एसेट्स को, कैश को आपने वाइट किया, और वो आपको 10 लाख रुपए जो है ना वो अपने अकाउंट्स में रखने पड़ेंगे, कैश इन हैंड नहीं रख सकते आप। जो पाकिस्तानी बाहर हैं या वो लोग जिनके पैसे बाहर हैं, ठीक है, जिनके पैसे बाहर पड़े हुए, अब्रॉड पड़े हुए, उनको 6% टैक्स देना पड़ेगा। सॉरी, जो पाकिस्तानी बाहर हैं, अगर वो पैसे अपने बाहर ही रखना चाहते हैं, पाकिस्तान लाना नहीं चाह रहे, और मगर उसको वो डिक्लेयर करना चाह रहे हैं अब हुकूमती रिकॉर्ड्स में, तो उसका 6% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर वो वापस ले आते हैं, पाकिस्तान में वो अमाउंट रखते हैं, तो उसका उन्हें 4% ही देना पड़ेगा। ठीक है जी। रियल एस्टेट पे क्या लगी वैल्यूएशन, रियल एस्टेट में आपको 1.5 टाइम्स जो FBR की असाइन वैल्यू है, जो कि मार्केट वैल्यू से काफ़ी कम होती है, तो आपको अगर वो एसेट डिक्लेयर करना है और उसकी फॉर एग्जांपल जो FBR की असाइन वैल्यू फॉर एग्जांपल वो बनती है 1 करोड़, तो आपको अगर वो एसेट डिक्लेयर करना है तो आपको 1.5 करोड़ आपको के तौर पे आपको वो डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये कुछ आपकी एमनेस्टी स्कीम है और ये वैलिड है फिलहाल 30 जून तक। और आगे जो डॉक्यूमेंट उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप सितंबर में, अक्टूबर में डिक्लेयर करेंगे तो आपको एक हायर रेट देना पड़ेगा। तो ये एमनेस्टी स्कीम अनाउंस की गई एक दफ़ा फिर, और ये मौका है पाकिस्तानियों के लिए कि वो अपने जो ब्लैक इकॉनमी के अंदर जो पैसा घूम रहा है वो जो है ना वो रिकॉर्ड पर आ जाए। और जो है ना हुकूमत को इससे फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे वो पार्ट ऑफ इकोनॉमी बन जाएंगे और कुछ रेवेन्यू को हुकूमत से मिल जाएगा। अच्छा जी, हुआ यह कि मई 1 से लेके मई 15 तक जो रुपये की जो वैल्यू है वो 148 तक ओपन मार्केट में और इंटर बैंक में चली गई है। क्योंकि ये वीडियो उसके बाद बन रही है 1-2 दिन बाद, तो यकीनन अभी ये जो उसके बाद की बात बाद में कर ली जाएगी, बट ये वैल्यू 150 क्रॉस कर गई है जब ये वीडियो बन रही है। तो ये एक मेजर डिवैल्यूएशन हुई है पाकिस्तानी करेंसी में।
इंटरनेशनल न्यूज़ में जो मेजर न्यूज़ है हमारे पास, इंटरनेशनल न्यूज़ में जो मेजर न्यूज़ है उसमें एक स्टैंड ऑफ क्रिएट हो चुका है ईरान और यूएस के दरमियान, और काफ़ी सख्त बातें हुई हैं। और उसके बाद जो है वो इराक से जो है ना वो स्टाफ भी बुला लिया यूएस ने कि मुमकिन हमला हो सकता है इराक के ऊपर। और ये भी ब्लेम किया जा रहा है कि यमन से कुछ ड्रोन्स के थ्रू जो है ना वो जो सऊदी अरब के जो ऑयल रिफाइनरी के कुछ एसेट्स से उस पर अटैक किया गया, जिससे उनके टैंकर्स को नुकसान हुआ है, उनकी चीज़ों को नुकसान हुआ है। तो एक सैंक्शंस, असल में हुआ यह था कि यूएस ने सैंक्शंस लगाई हैं, ट्रंप ने आते ही सैंक्शंस लगाई हैं, और जो एग्रीमेंट था जो ईरान और यूएस के दरमियान न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था उससे उसने विड्रॉ कर दिया। अब सैंक्शंस लगने के बाद ये हुआ है कि जो ईरान है, ईरान जो है वो अब अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो अपनी जो क्रूड ऑयल की सेल्स हैं वो इंटरनेशनली नहीं कर पा रहा। वो तमाम ममालिक जो कि ईरान से ऑयल लेते थे, अब अगर वो ईरान से ऑयल लेंगे तो उन पर भी वो सैंक्शंस लगेंगे। ये है, इस तरह का एक सिनेरियो क्रिएट हो चुका है। तो ईरान जो है ना वो प्रेशर में है इकोनॉमी के तबा से, और यूएस ने उसको कॉर्नर किया हुआ है सैंक्शंस लगा के। तो ईरान जो है ना इस वक्त कॉर्नर्ड हुआ हुआ है सैंक्शंस की वजह से। ईरान इस वक्त, इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हारिब इसको पीछे की चीज़ें जो आगे थी स्क्रीन को काट दें। तो ईरान इस वक्त कॉर्नर्ड हुआ हुआ है, बिकॉज उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई, अपना ऑयल बेच नहीं पा रहा है। और कुछ उन्होंने भी जुमले इस तरह के बोले, कुछ स्टेप इस तरह से उन्होंने लिए, जिसकी वजह से फिर यूएस ने अपने B-52 बॉम्बर को भी भेजा है कतर में कि अगर मुमकिन है कोई अटैक होता है, कोई बात होती है तो उस पर वो रिटेलिएट करेगा। तो ये एक स्टैंड ऑफ क्रिएट हुआ हुआ था मई के शुरू के हफ्तों के अंदर। थेरेसा मे जो कि यूके की प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा था कि जी अगर मेरा ब्रेक्जिट प्लान फेल हो जाएगा तो मैं रिज़ाइन कर दूंगी। तो वो उसकी वोट एक्सपेक्टेड है आने वाले दिनों में, और एक्सपेक्टेशन है कि वो रिज़ाइन कर देगी। तो उनकी जो पार्टी के अंदर जो दूसरे लीडर्स हैं, अब उनके अंदर दे आर कैंपेनिंग टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज दे आर द मेंबर एंड दे आर द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी। उसके बाद एक और जो एक बड़ी न्यूज़ चल रही है, वो जो हुआवे है उसका जो है ना एक हारिब इसको दोबारा एडिट कर लेना। एक और जो एक न्यूज़ चल रही है इसके बाद इम्पॉर्टेंट जो है कि हुआवे जो है, जो कि एक कंपनी है, और इसकी जो मोबाइल फ़ोन बनाती है, तो इसके जो मोबाइल फ़ोन के जो सेट्स हैं उसमें इस तरह का कुछ उसके ऊपर एलिगेशंस हैं कि उसके थ्रू जो गवर्नमेंट के इंटरनल जो रिसोर्सेज हैं वो जो है ना वो चाइना तक पहुंच जाएंगे। तो बहुत सारे मुल्कों ने इसके ऊपर बैन लगाया है, और यूएस ने भी बैन लगाया है, जिसकी वजह से वो हिट होने का अंदेशा है। और काफ़ी इसको लेके चाइना के दरमियान और अमेरिका के दरमियान जो है ना वो काफ़ी जो है ना वो टेंशन है। ऑल्दो यूएस ने डायरेक्ट नाम नहीं लिया, मगर उसने ये बोला है कि वो तमाम ऐसी डिवाइसेस और वो तमाम चीज़ें, वो तमाम ऐसे डिवाइसेस जिसके थ्रू जो है ना वो सिक्योरिटी के खदशात लाक हो सकते हैं, वो हम अलाउ नहीं करेंगे, और इनडायरेक्टली वो इसी कंपनी को टारगेट कर रहे हैं। इस वक्त जो है ना इंडिया के इलेक्शंस ख़त्म होने वाले हैं, और 19 मई को इलेक्शंस ख़त्म हो जाएंगे, और 24 मई को जो है ना इनकी काउंटिंग आ जाएगी और पता चलेगा कि कौन सी पार्टी ने इलेक्शन जीते। इसके साथ साथ कुछ थोड़ी सी स्पोर्ट्स न्यूज़ पे बात कर लेते हैं, क्विक रिव्यू कर लेते हैं। वर्ल्ड कप आने वाला है, ये वर्ल्ड कप का 12th एडिशन होगा, और ये इंग्लैंड में और वेल्स में ये आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा, और इसकी डेट है 30 मई से 14 जुलाई। 10 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, 48 मैचेस होंगे, और इसका जो फाइनल है वो लॉर्ड्स के मैदान में होगा, और ये 14 जुलाई को होगा। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है ना फाइनल तक पहुंच जाएगा, और ये 5th टाइम है कि लॉर्ड्स में ये मैच होने वाला है। तो ये क्रिकेट वर्ल्ड कप से रिलेटेड कुछ बात है। कुछ ही दिनों पहले ये जो इंग्लिश प्रीमियर लीग है इसका जो फाइनल है वो हुआ, और इसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लिवरपूल को हरा के ये टाइटल जो है वो जीत लिया। तो इसके जो मैनेजर हैं ये उनका 22nd मेजर ट्रॉफी है, और सिटी के साथ मैनचेस्टर सिटी के साथ उनकी ये 4th ट्रॉफी है। और लिवरपूल के जो विगल वैन डीक हैं, इनका जो नाम है वो प्रीमियर लीग के बेस्ट प्लेयर्स में इनका लिया जा रहा है। ही वॉज लिया जा नहीं है, बल्कि इनको अपॉइंट कर दिया गया है एज द बेस्ट प्लेयर।
जो टॉप 4 टीम्स हैं, मैनचेस्टर सिटी है, लिवरपूल है, चेल्सी और टॉटनहम है। तो ये आपके 4 जो है वो मेजर आपकी टीम्स हैं। एक और बड़ी खबर स्पोर्ट्स से आई थी कि शाहिद आफरीदी की किताब गेम चेंजर जो कि वजाहत एस खान ने लिखी है वो पब्लिश होगी, और उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि बहुत सारी अंदर की बातें शाहिद आफरीदी ने। तो आपको ये नाम याद होना चाहिए, गेम चेंजर, शाहिद आफरीदी की किताब। अब आगे चलते हैं, कुछ इंटरनेशनल पर्सनालिटीज़ पे बात कर लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पर्सनालिटीज़ पे बात कर लेते हैं। आपको ये चारों गवर्नर के नाम याद होने चाहिए अगर आप टेस्ट देने वाले हैं। तो हमारे जो गवर्नर हैं, शाह फरमान है खैबर पख्तूनख्वा के, मोहम्मद सबा साहब पंजाब के, और सिंध के जो हैं वो इमरान इस्माइल साहब हैं पीटीआई के, ये भी पीटीआई के, ये भी पीटीआई के। गिलगित बल्तिस्तान के राजा जलाल हुसैन साहब हैं, और बलूचिस्तान के अमानुल्लाह खान जो है ये आपके बलूचिस्तान के गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर महमूद खान केपीके के, और बुज़दार साहब बहुत मशहूर उस्मान बुज़दार पंजाब के। सिंध के मुराद अली शाह, गिलगित बल्तिस्तान के हफीज़ुर रहमान, और बलूचिस्तान के जाम गुलाम कादिर खान। तो ये आपके गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स हैं, इनके आपको नाम याद होने चाहिए। इसके अलावा और भी पर्सनैलिटीज़ हैं, इसके अलावा फेडरल कैबिनेट भी है। उसके लिए कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक अलग वीडियो बना दें ताकि वो उसमें ही सारे पर्सनैलिटीज़ कवर हो जाएं। तो ये थोड़ा सा छोटा सा रिव्यू है, आप इसको वीडियो को देखें, और अगर कोई चीज़ और मिसिंग है तो इंशाल्लाह होपफुली उसको हम नेक्स्ट हैंड आउट में कवर कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। अस्सलाम वालेकुम।